प्रिय मित्रों, पूर्वांचल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो भारतीय संविधान में लगभग 60 देशों के कुछ मूल पाठों को सम्मिलित किया गया है। इनमें से जो कुछ बहुत ही मुख्य तथ्य हैं, उन सारी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया गया है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया गया है। अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो जो उद्देशिका का विचार है यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो यानी सबसे शक्तिशाली कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सबसे सर्वोच्च है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत ने न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। अर्थात वह कौन सा देश है जिससे पुनरीक्षण की संकल्पना ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो हमारा उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्थात ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, पुनर्विलोकन अर्थात पुनः अवलोकन। तो न्यायिक पुनर्विलोकन हमारे संविधान के अनुच्छेद 137 में दिया गया है। तो ये व्यवस्था किस किस देश में है? केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, केवल यूके में है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा भारत और यूएसए, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों में है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिषद में समान रूप से पाया जाता है? एकता ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की वैधता, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। यह व्यवस्था जो है भारत और अमेरिकी दोनों में समान रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और आयरलैंड। तो जो संघात्मक व्यवस्था या संघीय व्यवस्था है यह कनाडा के संविधान से ली गई है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कनाडा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, अर्थात लिया गया है। किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? पूर्व सोवियत संघ, रूस से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से, कनाडा से। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जो समवर्ती सूची है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड, फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल अधिकार, तो मूल अधिकार रूस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, जापान के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से, अर्थात ऑप्शन बी। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो आपात की बात है, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है और यह मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। और यह आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान या वीमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन सी। विधि का शासन अर्थात कानून के अनुसार शासन, यह व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। अगला प्रश्न है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जापान, ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोनों प्रश्नों में क्या अंतर है। यहाँ कहा गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह अनुच्छेद 21 में वर्णित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो यह लिया गया है जापान के संविधान से, अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और ये प्रश्न है आपका विधि का शासन, विधि का शासन अर्थात कानून का शासन, तो ये व्यवस्था ली गई है इंग्लैंड से। याद रखिएगा दोनों प्रश्नों में बहुत ही सटीक अंतर है। तो यह विधि का शासन और इसमें दिया गया है विधियों का विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो यह व्यवस्था ली गई है जो है जापान से, अनुच्छेद जो 21 में वर्णित है, जिसे कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसमें वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन डी। कनाडा के संविधान से लिया गया है। और इसमें कहा गया है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को, और वह ऐसा विधेयक होता है अनुच्छेद 200, याद रखिएगा 200 के तहत ऐसा कोई मामला हो जो कि बड़े अधिकार क्षेत्र का हो, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेता है अनुच्छेद 200 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य का विचार पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व सोवियत संघ रूस। याद रखिएगा संविधान के प्रारंभ में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 42वां 1976 में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को समाहित किया गया। इसके लिए एक समिति बनाई गई। इस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति नाम था। समिति ने 10 कर्तव्यों का सुझाव दिया, जबकि 10 में से केवल 8 को सम्मिलित किया गया तथा 2 को और सम्मिलित किया गया। इस प्रकार से कुल 10 कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, जबकि वर्तमान समय में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं।
11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन और 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में समाहित किया गया। और यह क्या है 11वां कर्तव्य? तो 11वां कर्तव्य है प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा या अपने प्रतिपाल्य को प्राथमिक शिक्षा का तात्पर्य है 1 से लेकर के 8 तक, और उम्र की जो बात है वह 6 से लेकर के 14 वर्ष तक जरूर उपलब्ध कराएं। अब ये जो बात शिक्षा का अधिकार कहा गया है, यह पहले अनुच्छेद 45 में रखा गया था, तो अब अनुच्छेद 45 से निकाल करके अनुच्छेद 21 क में रख दिया गया और इसे क्या बना दिया गया? मूल अधिकार बना दिया गया। और अनुच्छेद 45 में केवल 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की शिक्षा का प्रावधान अब रह गया है, क्योंकि पहले जब 45 में था तो नीति निर्देशक तत्व के तहत सम्मिलित था, यानी भाग 4 में क्या था? नीति निर्देशक तत्व। अब क्या कर दिया गया? अनुच्छेद 21 क में मूल अधिकार बना दिया गया। तो ये था जो है 11वां मूल कर्तव्य। तो ये मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख है वह सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे, आप अमेरिका में, भारत में, जापान में, ब्रिटेन में। तो लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका में सबसे पहले हुआ, याद रखिएगा। वैसे अलिखित रूप में यदि माना जाए, अलिखित संविधान, तो सबसे पहले अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, लेकिन लिखित रूप में सबसे पहले अमेरिका का संविधान बना। और अमेरिका का संविधान 1789 में बना था। 1789 में अमेरिका का संविधान विश्व का पहला संविधान है जो लिखित रूप से प्रकाश में आया, और इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। और यह अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है, जबकि भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, और इसमें कुल 395 मूल अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं। और गणना की दृष्टि अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं, और अनुच्छेदों की बात किया जाए तो 464 अनुच्छेद गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में हैं। तो सबसे विशाल संविधान पूरे विश्व में भारत का संविधान है, जबकि सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अमेरिका का संविधान 1789 में बना था, लेकिन यह भी जो कि भारत में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो मूल अधिकारों को 1789 में नहीं अपनाया था, बल्कि 1791 में अपनाया था। याद रखिएगा, 2 साल बाद इन्होंने मूल अधिकार को अपने संविधान में अपनाया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची सोवियत संघ, रूस, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे हम। जैसे भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून केंद्र बनाता है, राज्य सूची पर कानून राज्य बनाता है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हों जो विवादित क्षेत्र के हों उसे समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। और इसकी ये विशेषता है समवर्ती सूची की, यदि राज्य ने पहले कानून बना दिया तो वह मान्य हो रहा है, और बाद में यदि केंद्र ने कानून बना दिया तो राज्य वाला कानून रद्द हो जाता है और केंद्र वाला कानून चलने लगता है। जैसे कुछ विषयों को बताएंगे जो समवर्ती सूची में संबंधित है, जैसे विवाह विच्छेद, वाट और माप, ये जो तराजू वाली बातें हैं, तौलने नापने की चीज़ें, तो वाट और माप, विवाह, आज तमाम ऐसे विषय हैं जो समवर्ती सूची के विषय हैं। इस विषय पर कानून दोनों बनाते हैं। यदि राज्य पहले बना दिया और केंद्र बाद में बनाया तो केंद्र वाला मान्य होगा, और यदि केंद्र पहले बना दिया है तो राज्य उस विषय पर कानून नहीं बनाएगा। हाँ, विशेष रूप से अपने राज्य के लिए प्रभावी बनाने के लिए कुछ क्षेत्रों में वह काम इससे संबंधित कर सकता है। तो यह है समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है
भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध का विचार, केंद्र राज्य संबंध का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान, कनाडा का संविधान, अमेरिकी अधिकार पत्र और ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान 1901 से लिया गया है केंद्र राज्य संबंध। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में केंद्र राज्य संबंध की बातें कही गई हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, जर्मनी का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और जो नागरिकता की बात है, यह हमारे संविधान के भाग दो और अनुच्छेद 5 से 11 तक समाहित किया गया है नागरिकता। और यह कहाँ से लिया गया है एकल नागरिकता? ब्रिटिश संविधान से। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले जो यहाँ के लोग होते थे उनके लिए दोहरी नागरिकता थी, एक भारत की नागरिकता, एक जम्मू कश्मीर की नागरिकता। लेकिन इस समय में जो जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान था उसे समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस संविधान से लिया गया है, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, जापान का संविधान, फ्रांस का संविधान। तो हमारा उत्तर हो जाएगा आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन ए। आयरलैंड का संविधान 1937 में बना था। तो ये राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एक चीज़ और याद रखिएगा, हमारे राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 238 + 12 हो सकती है, अर्थात कुल मिलाकर ये कितने 250 अधिकतम हमारी राज्यसभा में हो सकते हैं। और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कहाँ कहाँ से किया जाता है? 4 क्षेत्रों से किया जाता है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। और एक चीज़ याद रखिएगा, लोकसभा में कुल 550 + 2 सीटें थी, लेकिन वर्तमान समय में इन 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया। तो अधिकतम कितनी हो सकती हैं? 550। लेकिन याद रखिएगा, अभी 2026 में परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। क्या बनेगा? परिसीमन आयोग। और परिसीमन आयोग जो है अभी अंत समय में इसको हटाएगा। तो 2026 तक जब तक कोई निर्णय नहीं आता है, हमको सदस्यों की संख्या 552 ही सही करनी है, जबकि इन दोनों को प्रावधानों को हटा दिया गया है। और यह प्रावधान हटाए किसके तहत जाते हैं? अनुच्छेद 334 के तहत SC, ST और आंग्ल भारतीय होते हैं, इनको आरक्षण दिया जाता है। लेकिन 2019 में जो आरक्षण दिया गया है 10 साल के लिए बढ़ाया गया है, अर्थात कब तक के लिए? 2030 के लिए। वह आरक्षण जो है 2 सदस्यों का आंग्ल भारतीय वाला, इसे समाप्त कर दिया गया। यानी अब किसके लिए आरक्षण रह गया है? SC और ST के लिए आरक्षण रह गया है। और ये अनुच्छेद कौन सा, संविधान संशोधन कौन सा है? 104वां संविधान संशोधन के तहत यह बातें की गई हैं। यानी इस समय SC और ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था केवल है, और यह 20 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कब के लिए? 20 जनवरी 2030 तक के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया गया और आंग्ल भारतीय का समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान, जर्मनी का संविधान। तो उद्देशिका का विचार याद रखिएगा, उद्देशिका का जो विचार है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। अब उद्देशिका के विषय में थोड़ा सा समझेंगे हम। ये जो उद्देशिका है, तो जैसा आप लोग को पता है कि संविधान सभा की पहली बैठक याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो पहली बैठक जब हुई थी तो 2-3 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। और 13 दिसंबर
13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका या प्रस्तावना पेश किया और इसी दिन से कार्यवाही शुरू हुई। और ये जो उद्देशिका था इसे पास किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 1947 को याद रखिएगा। इन्होंने पेश कब किया था? पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को और यह पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका। और इसका विचार लिया कहाँ से गया है? जो है यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। एक और याद रखिएगा, जो उद्देशिका की भाषा है, उद्देशिका की भाषा यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब थोड़ा प्रश्नों को हम और समझेंगे कि यह उद्देशिका क्या चीज़ है। तो जैसा कि हमारे संविधान में कहा गया है कि उद्देशिका जो हमारे संविधान निर्माता हैं उनके विचारों को जानने की कुंजी है। याद रखिएगा, विचारों को जानने की कुंजी, जिस क्या कहा गया है, इनको विचारों की जानने की कुंजी कहा गया है। और क्या मामला आया 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह निर्णय दिया गया कि जो उद्देशिका है यह संविधान का अंग है। किसका अंग है? संविधान का अंग। याद रखिएगा, वर्तमान समय जो हमारी उद्देशिका या प्रस्तावना है यह क्या है? संविधान का अंग है। और क्या है? संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है। लेकिन यह वाद योग्य नहीं है। याद रखिएगा इस बात को, वाद योग्य नहीं है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसके आधार पर जो है हम हाई कोर्ट में अर्थात उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक, तो क्या क्या है ये? संविधान का अंग तो है, संविधान का अंग है, संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी भी है, लेकिन यह वाद योग्य नहीं है। यह हमारी उद्देशिका जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से इस विचार को लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सोवियत संघ का संविधान और जर्मनी का संविधान। तो याद रखिएगा जर्मनी का संविधान। जो वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात अनुच्छेद जर्मनी के संविधान से अनुच्छेद 352 लिया गया है, राष्ट्रीय आपात। जबकि वित्तीय आपात का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह है 360। वित्तीय आपात कितना है? अनुच्छेद 360। याद रखिएगा, आज तक भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा है। वित्तीय आपात तब होता है जब, याद रखिएगा, जब भारत के किसी भाग में या संपूर्ण भारत में, कहाँ पर? संपूर्ण भारत में धन की कमी हो जाए तो क्या लगाया जाता है? वित्तीय आपात। कहाँ कमी हो जाए? संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भाग में। लेकिन आज तक ऐसी स्थिति भारत में पैदा नहीं हुई कि वित्तीय आपात अर्थात 360 का प्रयोग हो। तो 360 का प्रयोग आज तक नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? अब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान के संविधान से, ऑप्शन बी जर्मन के वीमर संविधान, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन डी आयरलैंड का संविधान। तो ये उत्तर हो जाएगा आपात जो है अनुच्छेद 352। तो ये जापान से लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है आपात उपबंध। तो जर्मन के वीमर संविधान से लिया गया आपात उपबंध। और जर्मन का वीमर संविधान कब बना है? 1933 में। अब हम थोड़ा आपात उपबंध के बारे में विशेष रूप से समझेंगे कि आपात उपबंध कब और क्यों लगाया जाता है। तो आपात उपबंध तब लगाया जाता है जब भारत के किसी भाग में या संपूर्ण भाग में बाह्य आक्रमण, याद रखिएगा कब लगाया जाता है? बाह्य आक्रमण हो, अर्थात कोई विदेशी देश भारत पर आक्रमण कर दे, या सशस्त्र विद्रोह हो, सशस्त्र विद्रोह यानी सेना विद्रोह कर दे। इन दोनों आधारों पर क्या लगता है? राष्ट्रीय आपात लगता है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये सशस्त्र विद्रोह शब्द आ गया है, इसके पहले था आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति शब्द। तो आंतरिक अशांति शब्द को 1978 से हटा दिया गया और इसके जगह पर ला दिया गया है सशस्त्र विद्रोह।
अगला प्रश्न इसी पर ध्यान रखिएगा। और क्या है, आज तक भारत में राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है। 1, 2, 3। पहली बार कब लगा? 1962 में लगा। भारत और चीन युद्ध हुआ था। दूसरी बार कब लगा? 1971 में लगा। ये क्यों लगा था? भारत और पाकिस्तान युद्ध, भारत और पाक युद्ध हुआ था। तीसरी बार कब लगा? तीसरी बार 1975 में लगा था। और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। और 1978 से इस शब्द को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब क्या ला दिया गया इसकी जगह पर? जो अभी बताया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द को ला दिया गया है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अब क्या लगाया जा सकता है? आपात उपबंध। और बताएंगे आपात उपबंध लगाता कौन है? तो आपात उपबंध अनुच्छेद 352 के तहत लगाता है राष्ट्रपति। कब लगाता है? जब मंत्री परिषद द्वारा लिखित सूचना उसको मिल जाए। जब मंत्री परिषद से लिखित सूचना दे देगी तो राष्ट्रीय आपात लग जाएगा। इसके बारे में और विशेष रूप से जानकारी देखेंगे क्या है। जब राष्ट्रीय आपात लग जाता है तो इसकी जो समय सीमा है वह 1 माह तक रहेगी। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपात नाम इतना बड़ा और समय कितना है? 1 माह केवल लगाया गया। एक चीज याद रखिए, अब 1 माह के लिए लगाया गया। अगर पुनः इसे आगे बढ़ाना है तो संसद द्वारा विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। और पारित करके 6 माह के लिए आगे बढ़ता रहेगा। ठीक, लेकिन पहली बार याद रखिए कितने समय तक? 1 माह तक के लिए लगाया जाएगा। अब पुनः 6 माह तक के लिए बढ़ता रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, जापान के संविधान से। तो जो प्रस्तावना की भाषा है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जबकि प्रस्तावना का विचार जो इसके पहले बताया गया, जो विचार है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया। जबकि भाषा किस संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। अगला प्रश्न है, शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, कनाडा का संविधान, जापान का संविधान। तो जो शक्तियों का विभाजन है यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। शक्तियों का विभाजन का तात्पर्य यह है, जैसे अनुच्छेद 50 है। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, यानी न्यायपालिका अपना अलग कार्य करेगी और कार्यपालिका अपना अलग कार्य करेगी। कोई भी किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है शक्तियों का विभाजन। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? जापान का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, सोवियत संघ, रूस का संविधान, कनाडा का संविधान। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कनाडा का संविधान, यानी ऑप्शन डी, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। एक चीज़ और याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र का विषय है और अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं? केंद्र में निहित हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। अगला प्रश्न है, उद्देशिका का विचार। उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, फ्रांस के संविधान से, जर्मनी के संविधान से। तो उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसा इसके बारे में हमने बताया कि उद्देशिका का जो विचार है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। और इसको पेश किसने किया था? 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और 1947 में 22 जनवरी 1947 को यह पास हुआ था। अगला प्रश्न है, विधि का शासन किस देश से लिया गया है? कनाडा का संविधान, जापान का संविधान, फ्रांस का संविधान और ब्रिटिश संविधान। किस संविधान से? ब्रिटिश संविधान। ऑप्शन में त्रुटि है, ब्रिटिश संविधान। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान।
ठीक, याद रखिएगा। विधि का शासन अर्थात कानून के आधार पर शासन चलेगा, किस देश से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75 थर्ड किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा का संविधान, आयरलैंड का संविधान, ब्रिटिश संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो सामूहिक उत्तरदायित्व यह लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। याद रखिएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व में क्या होता है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि लोग जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं तो इनको गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, गोपनीयता की शपथ। तो किसी भी सूचना के लीक होने पर क्या लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। इसलिए कह दिया गया है कि संपूर्ण जो है बचने के लिए, यानी सभी मंत्रियों का त्यागपत्र न हो, इसलिए मंत्रिमंडल को क्या करना होता है कि एक अपने अंदर की बातों को अपने अंदर ही रखना होता है। सार्वजनिक करने पर, किसी बात में कहीं कोई त्रुटि होने पर अविश्वास प्रस्ताव यदि आ गया और ये पास हो गया तो सभी लोगों को त्यागपत्र देना होगा। इसलिए कह दिया गया है कि मंत्रिमंडल के सदस्य साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं, यानी तैरेंगे तो सब एक साथ तैरेंगे और डूबेंगे तो सब एक साथ डूब जाएंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संविधान की संशोधन पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो संविधान के संशोधन की पद्धति है, तो संविधान में संशोधन 368 के तहत होता है और यह 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से क्या होता है? पहला है साधारण, पहली प्रक्रिया है साधारण बहुमत, दूसरी प्रक्रिया है विशेष बहुमत और तीसरी है विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों का समर्थन। तो 3 प्रकार से संविधान में संशोधन होता है और यह प्रक्रिया 368 में निहित है। तो ये किस देश के संविधान से ली गई है? जापान के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका संविधान से, कनाडा के संविधान से, जर्मनी के संविधान से। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, यानी ऑप्शन बी। संविधान संशोधन अर्थात 368 की जो बातें हैं ये कहाँ से ली गई हैं? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला प्रश्न है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? जर्मन के वीमर संविधान, जापान के संविधान, फ्रांस के संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस के संविधान से ली गई है। कौन सी व्यवस्था? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। गणतंत्र का तात्पर्य क्या होता है? गणतंत्र से तात्पर्य होता है जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होगा, राष्ट्राध्यक्ष होगा वह आनुवंशिक नहीं होगा, आनुवंशिक नहीं होगा। अर्थात क्या होगा? इसका निर्वाचन होगा और वह चुन करके आएगा। तो यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है? फ्रांस के संविधान से। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी का वीमर संविधान, जापान का संविधान, कनाडा का संविधान, अमेरिका का संविधान। तो जो उपराष्ट्रपति का पद है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका का संविधान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होंगी किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी राष्ट्रपति क्या होगा? केवल नाम मात्र का होगा और वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होंगी? मंत्रिपरिषद, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो यह जापान का संविधान, आयरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान, ब्रिटिश संविधान। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान। यानी औपचारिक प्रधानता केवल औपचारिक रूप से है, इसलिए कहा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति है एक कैसा है? नाम मात्र का है और वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित हैं? मंत्रिपरिषद में निहित होंगी। ये चीज़ कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ब्रिटिश संविधान। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण स्रोत जो विदेशों से लिए गए हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।